यहाँ से 32,000 का आंकड़ा निफ्टी टच करेगा, 1,08,000 का लेवल सेंसेक्स टच करेगा। आई थिंक दिस इज द मदर ऑफ द बुल मार्केट। ओके जो लोग याद रखेंगे ओके कि भाई ये रैली, ऐसी रैली आज तक देखी नहीं है। मैं इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ इतने एक्यूरेटली, क्योंकि मेरे को पता है कौन से वेव में हम चल रहे हैं। और आपका जो टारगेट आ रहा है, जाने दीजिए, अगर मैं बात करूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, 43,600 के आसपास से अगर आप देखेंगे तो अरब 4,000 पॉइंट, 3-4,000 पॉइंट्स का टारगेट है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही सुपर है। इवेंट के कारण आप ट्रेड लेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन अगर आप चार्ट पे देख के ट्रेड लेंगे तो पैसा कमा पाएंगे। हाय आशीष, वेलकम टू द पॉडकास्ट। इन योर एंटायर लाइफ, योर जर्नी, आपने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे। यू सॉ द 2008 क्राइसिस जब आप लीमन ब्रदर्स के साथ थे। सो हाउ हैज़ बीन योर जर्नी लाइक? आप कैसे एक जॉब मार्केट से फुल टाइम ट्रेडर बने? देखिए 2008 मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है, अभी तो यही कहूँगा। Okay. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 2008 से शुरू हुई। Okay. 2008 में जॉब गया, वो टाइम पे तो लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया। Correct. और फाइनेंशियल जो क्राइसिस थी 2008 में, आपने देखा ही होगा कि स्टॉक मार्केट में जो क्रैश आया था, ना इंडियन नहीं, खाली ग्लोबल मार्केट्स में भी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं तभी भी ट्रेड करता था, लेकिन इतने सिस्टमैटिकली नहीं। Okay. और साथ में जॉब भी चला गया। Okay. तो उसके बाद में मैंने रियलाइज किया कि मार्केट में बहुत सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, रिस्क समझना चाहिए, मनी मैनेजमेंट समझना चाहिए, फ्री ट्रेड करना चाहिए। लेकिन वहां के जो लीमन का एक्सपीरियंस था, उसने एक एक मेरे लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। क्योंकि वहां मैंने रियलाइज किया कि फंडामेंटल्स भले ही कुछ भी कह रहे हो वो टाइम पे, लेकिन टेक्निकल को आपको देखना चाहिए, प्राइस को देखना चाहिए। भाव भगवान छे वो समझ में आया 2008 से। Okay. क्योंकि हुआ क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2008 में जब प्राइसेस गिर रहे थे, हमारे मैनेजमेंट ने हमें बुलाया, कहा कि लीमन प्राइसेस आई थिंक अराउंड $30 के आसपास होंगे। Okay. अभी तो याद नहीं है, लेकिन गिरना शुरू हो गए थे 2008 की शुरुआत से ही। Okay. और गिरते गिरते वो आ गए $10 पे। फिर मैनेजमेंट ने बोला कि ये फेयर वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो यूएस में तो इन्वेस्ट करना चाहिए इन स्टॉक्स Okay. में। और ये मार्केट सेंटिमेंट है, कुछ नहीं हो सकता लीमन को, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है, यूएस की है, तो क्या ही होगा। Correct. और हम भी कभी ऐसा सुना नहीं है कि बैंक्रप्सी होती है कुछ। तो उसके बाद स्टॉक गिर के आ गया $5। Okay. उसके बाद भी सेम कमेंट्री थी। तो हमें लगा कि चलिए कुछ हो रहा नहीं है, ये तो सब सही है, मतलब आज नहीं तो कल रिकवर तो हो ही जाएगा। और इसीलिए हम बने हुए थे कंपनी के अंदर। फिर आया सितंबर 2008। वहां पर हमें ये नहीं पता था कि बैंक्रप्सी हो रही है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड का फोन आया मेरे पास कि तेरी कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी Okay. यूएस में। मैं बोला यार मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो Okay. कंपनी में बैठा हूँ इधर। तब तक आप कंपनी में ही थे वहाँ पे? बिल्कुल। और Okay. मैं कंपनी में बैठा था, और मेरे फ्रेंड ने ये न्यूज़ दी। मैं मेरे इमीडिएट सीनियर के पास, एमडी के पास गया, मैं पूछा ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो बोले हमारे पास अभी तक कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया नहीं है, Okay. और ये सब रूमर्स है, तुम अपना काम करो, ये सब में रूमर्स में Correct. कहाँ ध्यान दे रहे हो। Correct. और फिर बाद में दोपहर को कुछ करीबन 2 बजे के आसपास ईमेल आया दैट लीमन हैज फाइल्ड फॉर चैप्टर 11 बैंक्रप्सी। Okay. और वहां से समझ में आया कि चैप्टर 11 बैंक्रप्सी होता क्या है, उसका Okay. मतलब क्या है। बहुत सारी चीजें पता चली, और ये रियलाइज हुआ यार हम तो देश के, दुनिया के इस कोने में बैठे, और खो कुछ वहां पर रहा है, लेकिन उसका Correct. इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर है वो बहुत बड़ा था। और बहुत सारे लोगों की जॉब गई। Okay. मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझा। और फिर रियलाइज किया कि अगर ट्रेड करके पैसा बनाना है तो मार्केट में फंडामेंटल्स के अलावा और भी कुछ आपको देखना Right. चाहिए। आप उस समय यूएस में ही थे? नहीं, मैं यूएस थोड़े समय के लिए था, मैं Okay. यूके थोड़े समय के लिए था, Okay. लेकिन फिर मैं यहाँ मुंबई में था जब ऐसा हुआ Okay. सिनेरियो। This was 2008-9. 2008 में। Okay, alright. आप वहाँ से कैसे फिर फुल टाइम ट्रेडर बन गए और आपने डिसाइड किया कि अब मुझे तो ट्रेडिंग ही करनी है? देखिए ऐसा था, मैं वहां पर रिस्क मैनेजमेंट में था। सो मेरा काम था, जो बड़े बड़े फंड्स होते थे, हेज फंड्स होते थे, उनके पोर्टफोलियो पे कितना रिस्क है, Okay. और बेसिस ऑफ द रिस्क एनालिसिस उनके ऊपर हम कितना फंडिंग कर सकते हैं। Okay. और लीमन ने इन पोर्टफोलियोज को बहुत एक्सट्रीम लिवरेज करके फंडिंग किया था। मतलब Correct. बोल कहते हैं ना कि अगर $1 बिलियन का पोर्टफोलियो है तो 90% फंडिंग लीमन की है। Okay. तो इस एक्सटेंट पे फंडिंग की थी, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, बहुत सारी चीजें, MBS कॉन्सेप्ट थी उन सब पे। और वहां पर ये सारी चीजें सीखने मिली।
लेकिन वहां पर मैं रिस्क मैनेजमेंट करता था। ओके। तो जब ऐसा हुआ तो मैं बोला यार रिस्क मैनेजमेंट तो धरा का धरा रह गया कि इतने लिवरेज फिर भी करके फिर भी इतना ऐसा अगर हो गया, अगर हम स्टॉक प्राइसेस को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हम्म। तो कैसे इस चीज के बारे में पहचाना जा सकता था होने के ओके। पहले। होने के बाद तो बहुत सारी स्टडीज आ जाएगी, हिस्ट्री पता चल करेक्ट। जाएगी, इनसाइट में लगता है हाँ ये तो दिख ही रहा था, राइट राइट। लेकिन होने के पहले ये पता कर सकते हैं। तो उस समय में मैंने सीएमटी की पढ़ाई करना शुरू की, ओके। और आप मानेंगे नहीं इस स्टडी को करने के लिए 3 साल लगते हैं। ओके। मैंने 1 साल में तीनों लेवल क्लियर कर दिए। ओके। और मेरा फील्ड था रिस्क का, लेकिन मैं ट्रेड 2004 से भी कर रहा था। ओके। 2005 के पेनी स्टॉक में, अगर आप लोग किसी ने 2005 का पेनी स्टॉक देखा हम्म। होगा, बहुत सारे नुकसान किए लोगों ने, ओके। मैंने भी किए। 2008 के क्राइसिस में नुकसान नहीं किया, लेकिन सीखा बहुत कुछ। और सिस्टमैटिकली ट्रेडिंग फिर 2008-2009 के बाद में जब सीएमटी कंप्लीट किया, रियलाइज किया कि क्या चीजें होती है, वहां पर देखा। और मैंने नोमुरा भी ज्वाइन किया उसके बाद, ओके। जब क्योंकि नोमुरा ने यहाँ का ऑपरेशन टेक ओवर किया, हम्म। वो ज्वाइन किया। और आप मानेंगे नहीं, नोमुरा जापान की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक है। बैंक जैसे है। एसबीआई इंडिया करेक्ट। की है, नोमुरा जापान की बैंक है। राइट। और वो सारा का सारा बिजनेस उनका एक्सेल पे होता था। आप मानेंगे नहीं, ओके। मैंने एक्सेल पे कोडिंग की ओ। रिस्क मैनेजमेंट और वो सब चीजों के लिए। ओके। फिर मैंने डिसाइड किया यार रिस्क मैनेज करना बहुत सीख लिया है, अभी रिस्क लेके देखते हैं। राइट। तब मैंने फुल टाइम, मैंने बोला अभी बस हो गया, अभी यहाँ और मैं नहीं कर सकता, खुद का कुछ करना है, कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो जॉब पे वापस चले जाएंगे। तभी मेरी जर्नी शुरू हुई एज अ फुल टाइम ट्रेडर, समझने के लिए मार्केट को देखा अलग नजरिए से, स्टार्ट की सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, और वहां से बिल्डअप करना शुरू। सो जब आपने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आई एम प्रीटी श्योर सीएमटी की पढ़ाई में आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, हाँ, बहुत सारे टेक्निकल्स के बारे में पढ़ा होगा। हाँ। पहले कौन से ऐसे इंडिकेटर्स थे जिनको यूज करके आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया? देखिए जब मैंने शुरू किया ट्रेड करना तो बहुत सारी चीजें आप सीखने मिलती है। वो प्रोसेस में आपने बेसिक चार्ट, कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट, वहां से शुरू करते हैं ओके। आप। आरएसआई के बारे में सीखते हैं, मूविंग एवरेज, ओके। एमएसिड, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, करेक्ट सब करेक्ट। चीज के बारे में सीखते हैं। तो मैंने जब शुरू किया देख के ट्रेड लेना, तो जैसे सभी लोग करते हैं उसी तरीके से शुरू किया कि भाई इंडिकेटर पे ट्रेड कर लेते हैं। ओके। और इंडिकेटर के बेसिस पे, अगर इंडिकेटर आरएसआई का बहुत कॉमन है आजकल, आप देखेंगे सब लोग वही करते हैं कि अगर आरएसआई 75 पे गया, वहां से कूल ऑफ हुआ तो वहां पर हमने सेल कर दिया, राइट। नीचे से ऊपर गया तो बाय कर बाय लिया। कर दिया। और उस चक्कर में बहुत बार नुकसान किया, ओके। क्योंकि अगर आप सोचेंगे एसेंशियली आप मार्केट में दो चीजों को बाय सेल कर रहे हैं, एक होता है भाव, प्राइस, करेक्ट। दूसरा होता है समय, टाइम। राइट। तो इन दो चीजों पे फोकस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इन दो चीजों को छोड़ के सबसे ज्यादा फोकस इंडिकेटर्स पे करते हैं। ओके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आरएसआई नहीं यूज करना है, मूविंग एवरेज नहीं करना है, सब बहुत फैंटास्टिक इंडिकेटर्स है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रखना है आपको प्राइस पे। ओके। और तब मैंने रियलाइज किया, जब क्या होता है चोट लगती है तभी इंसान को Correct. पता चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो उसके धीरे धीरे मैंने बिल्डअप करना शुरू किया, और तब रियलाइज किया कि फोकस होना चाहिए प्राइस पे। ओके। और इंडिकेटर आपको कन्विक्शन देगा, कॉन्फिडेंस देगा, Right. या वार्निंग देगा, उस तरीके से कंबाइन करना चाहिए। तो जैसे रिसेंट में आप अभी एलियट वेव्स को बहुत अच्छे से यूज करते हो, तो एलियट वेव्स आपकी आर्मरी में कब आया? आप एलियट वेव्स को एज अ मेथड कब यूज करने लगे? तो जब मैंने शुरुआत की सीखने की 2009 में, 8-9 में, जब मैं सीएमटी कर रहा था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। और एलियट वेव मुझे बहुत फैसिनेट किया, क्योंकि एलियट वेव एक ऐसा सब्जेक्ट था, ऐसा टॉपिक था जो खाली प्राइस के बारे में बात कर रहा है। ओके। बाकी सारी चीजें डेरिवेटिव ऑफ प्राइस की बात करें, लेकिन Okay. एलियट वेव ऐसा था जो खाली प्राइस पे ही फोकस कर रहा है और प्राइस के बारे में ही बात कर रहा है। Right. तब मैंने रियलाइज किया कि इसके ऊपर बिल्डअप करना चाहिए। Okay. और हॉनेस्टली ये जो बिल्डअप मैंने किया वो 2009 से सीखा, और वहां से अप्लाई करना चालू किया। सबसे बड़ी चैलेंज जो मुझे आ रही थी 2009 में, वो थी यार अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं पूछूं किसको। Correct. उस समय तो ये YouTube चैनल्स भी नहीं थे, Correct. और बहुत सारी चीजें भी नहीं थी, तो पूछूं किससे? पूछने वाला कोई था नहीं। तो खुद से ही एक सब्जेक्ट को, एक ही पेज को कम से कम 10 बार मैंने पढ़ा होगा। Right. तब जाके समझ में आया, अच्छा इसका मतलब ये होता है। उसके बाद भी मैंने सही जाके मार्केट में अप्लाई किया, पैसा कमाया तो मैंने सही किया, Right. नुकसान किया तो पता चला अच्छा मैंने Right. रॉन्ग कुछ किया है, तो उस पे बिल्डअप करना शुरू किया। तो इंडिया में अभी आई डोंट थिंक ज्यादा एलिटिशियंस है जो लोग हाँ। एलियट वेव्स को बहुत डीपली यूज करते हैं।
मैं अगर याद करूँ तो 5 से 6 ऐसे नाम मेरे हाँ। दिमाग में आएंगे। तो ऐसा क्यों है कि अभी भी एलियट वेव्स को यूज करने वाले लोग इतने ज्यादा नहीं है? क्या ये इसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल है? देखिए पढ़ाई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो पढ़ाने वाले लोग हैं, अच्छा। वो आपको सही मिलने चाहिए। ओके। तो जब आप बेसिक स्कूल में थे, हम्म। बेसिक स्कूल में आपने एबीसीडी पढ़ना शुरू किया केजी से, करेक्ट। तब भी लगता था यार ये कितना डिफिकल्ट है करना। राइट। ए टू जेड आपको 100 बार लिखना पड़ता था। राइट। लेकिन जब आपने वो लैंग्वेज सीख ली, जब अल्फाबेट सीख लिए, तब वर्ड्स बनाना आसान हो गया और अभी तो हम बिना कुछ किए ही वो पूरी सेंटेंस बना देते। वही चीज एलियट वेव के साथ है। जब हम शुरुआत करते हैं, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है ओके। और डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि वो जो देखने का नज़रिया है वो थोड़ा अलग है। राइट। वो काउंटिंग थोड़ी अलग है, पैटर्न्स थोड़े अलग ओके। है। लेकिन एक बार आप अगर शुरू कर दोगे और उसपे बिल्डअप करना शुरू करोगे, तो बहुत आसान है ओके। और इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मैं तो ओके। लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ दोस्तों, ट्रेडिंग में अगर आपको पैसा कमाना है, तो हम्म। आपको आईक्यू की नहीं, ईक्यू की ज़रूरत है। राइट। क्योंकि इंटेलिजेंट क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और अगर आपके पास में डिटर्मिनेशन है, तो एलियट वेव हो कि कोई भी वेव का सब्जेक्ट हो, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड हो, राइट। वो आप सीख सकते हो। सो आप अगर से फॉर एग्जांपल मैं एक 10 साल का बच्चा हूँ और आपको बिना कोई चार्ट बिना कोई स्क्रीन के बताना हो कि एलियट वेव का ये मतलब होता है, तो आप वो हाँ, कैसे बताएंगे मुझे? देखिए, ये आपने मुझे बहुत ही अ, कठिन इधर स्टैंड कर दिया, लेकिन देखिए, एलियट वेव को अगर देखा जाए, अगर आप 10 साल के हो, जैसे मैं, आप मानेंगे नहीं, मेरा लड़का है एक, जो है 7 साल का, ओके। तो मैं तो मार्केट में हूँ और मुझे तो मज़ा आता है पढ़ाने में, तो मैं उसे भी सिखाता हूँ। ओके। और तो आर.एन. एलियट एक ऑथर थे। ओके। उन्होंने 65 की एज में हम्म। एलियट वेव की डिस्कवरी की ओके। और वो अपने मैक्सिमम लाइफ स्पैन में अकाउंटेंट थे। ओके। तो सोचिए, उन्होंने 65 में अगर डिस्कवर किया, तो 10 साल का बच्चा तो सीख ही सकता है, क्योंकि ओके। उसकी जो सोचने की क्षमता है, नई चीज़ों सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ओके। तो एलियट वेव को अगर मैं बहुत ही सिंपल वे से एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो ये जो नामकरण हुआ, वो आर.एन. एलियट के पीछे हुआ ओके। और इसमें आपको देखना है पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं कि यहाँ से प्राइजेस समझो 10 रुपए पे है, 10 से जाता है 13 रुपए के आसपास, उसके बाद आता है 12 रुपए पे, तो मतलब 3 रुपया बढ़ा, 1 रुपए का करेक्शन है। करेक्ट। फिर गया वापस से 6 रुपया ऊपर, ठीक है। फिर आया 1 रुपए का करेक्शन, ठीक है। फिर गया 3 रुपए ऊपर। तो ये एक रिदम मार्केट का पता चला ओके। कि ऑलराइट। पहले 3 ऊपर गया, 1 रुपए का करेक्शन है, 6 ऊपर गया, 1 रुपए का करेक्शन है, ओके। फिर 3 ऊपर गया। ओके। अभी अगर आपने इसी चीज को लिंक किया, तो आप सोच पाएंगे कि जब दूसरे बार रैली हुई, हम्म। वो ट्वाइस हुई, तीसरे बार जब रैली हुई, वो सेम हुई जो फर्स्ट टाइम हुई थी। ओके। और ये बन गया पूरा पूरा मेरा एलियट वेव का एक ओके। पैटर्न। ओके। तो जो आज तक आप शायद ट्रायंगल पैटर्न देखते होंगे हम्म। या दूसरे पैटर्न देखते होंगे, एलियट वेव में भी ऐसे ही पैटर्न होते हैं, जो बहुत सिंपल है। आप प्राइस पे फोकस करते हैं, प्राइस से आप देखते हैं कि कहाँ से कितना मूवमेंट आया हम्म। और उसके बेसिस पे आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं। ओके। तो ऐसा कुछ है कि एलियट वेव्स को हम कह सकते हैं कि लॉन्गर टर्म ट्रेड्स के लिए काम आते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में भी आप इसको यूज कर सकते देखिए, बहुत सारे जन ये आर्ग्यू करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, हो? ओके। लेकिन मैं तो शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग के लिए भी यूज करता हूँ। कैसे? और ये बहुत ही सुपर्ब चलता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फ्रैक्टल नेचर। ओके। फ्रैक्टल नेचर का मतलब होता है, समझिए आपके साथ में कुछ आप ठीक नहीं फील कर रहे, तो आप पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हो। हम्म। वो आपके से ब्लड का सैंपल लेता है और एक ड्रॉप ऑफ ब्लड स्लाइड पे डालता है और बता देता है कि भाई आपके पूरे बॉडी में क्या दिक्कत है। राइट। ड्रॉप ऑफ ब्लड से आपके पूरे बॉडी के बारे में पता चल रहा है। करेक्ट। वही चीज अगर आप देखेंगे, तो एक एटम जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वही पूरा ब्रह्मांड भी रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट। तो एलियट वेव एक फ्रैक्टल नेचर है। फ्रैक्टल मतलब, अगर आप ओशन वेव्स को देख रहे हैं, तो छोटी छोटी वेव्स कंबाइन होकर एक बड़ी वेव बनती है, बड़ी कंबाइन होकर और बड़ी बनती है, और वो कंबाइन होकर सुनामी बनती है। ठीक है। सेम थिंग एलियट वेव में, ओके। छोटी जो टिक बाय टिक चार्ट है, हम्म। वो कंबाइन होकर हमें 5 मिनट चार्ट मिलता है। ओके। 5 मिनट्स की वेव्स कंबाइन होके आवरली चार्ट मिली, करेक्ट। आवरली कंबाइन होके बड़ा डेली ईयरली ये चार्ट मिला। राइट। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो आप 5 मिनट चार्ट देख लो। ओके। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप ईयरली चार्ट देख लो, 2 साल 3 साल के चार्ट देख लो। तो ये कहना रॉन्ग है कि एलियट वेव खाली इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो सकता है, ट्रेडिंग के लिए नहीं, या ट्रेडिंग में इंट्राडे के लिए नहीं। ये अक्रॉस यूज हो सकता है।
और क्या इसको मैं ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकता हूँ यूज करके, या फिर सिर्फ कैश मार्केट्स के लिए बना है? तो एलियट वेव एसेंशियली आपको स्पॉट या कैश मार्केट में अप्लाई करना है। ओके मैं जैसे कि ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ बहुत एग्रेसिवली, ओके तो उसमें मैं कैश मार्केट से लेवल्स निकाले, समझिए फॉर एग्जांपल निफ्टी का 22,000 का मेरा टारगेट है, ओके लेवल मिल गए। अब मैं ऑप्शंस पे जाके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकता ओके हूँ कि भाई अगर यहाँ से मुझे 300 पॉइंट की तेजी दिख रही है, ओके तो मैं ऑप्शंस पे डायरेक्टली कॉल बाय कर सकता हूँ, इन द मनी कर लिया, एट द मनी कर लिया, राइट या मैं स्प्रेड्स बना सकते हैं जिसे ओके बुल कॉल स्प्रेड कहते हैं, कि भाई अभी का कॉल बाय किया, आउट ऑफ द मनी सेल कर दिया। ओके अगर मुझे पता है कि एक फोर्थ वेव बनने वाली है, हम्म तो मुझे पता है मार्केट साइडवेज रहेगा। ओके अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे पहले से पता है, तो हम्म ऑप्शंस में तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर आप मार्केट्स की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना चाहते हैं और अपनी एक्यूरेसी रेट बढ़ाना चाहते हैं, तो एलियट वेव्स के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने आशीष कयाल के साथ एलियट वेव्स पे एक पूरा एंड टू एंड कोर्स बनाया है, जहां हमने एलियट वेव की थियोरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों ही कवर किए हैं। एलियट वेव्स के हर पैटर्न को हमने चार्ट्स पे अप्लाई करके समझाया है, और आप इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बारे में भी बताया है। इस कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, आप जल्दी जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। करेक्ट ऑप्शंस में मैं शॉर्ट स्ट्रेंगल वाले बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे Right. ऑप्शंस में, क्योंकि आपको पता है मार्केट का मूड क्या है। इसे मैं कहता हूँ जीपीएस ऑफ द मार्केट। मार्केट राइट मार्केट का मूड क्या है, मेच्योरिटी क्या है, ट्रेंड कितना जाएगा, ट्रेंड कैसे जाएगा, तो वो Right. चीजें कर सकते तो हैं। ऑप्शंस के चार्ट पे आप इसको डिप्लॉय नहीं कर पाते हो? नहीं, ऑप्शंस के चार्ट पे डिप्लॉय करने का दिक्कत ये है कि अगर मैंने आउट ऑफ द मनी पे डिप्लॉय किया, वो तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा हम्म जब एक्सपायरी है। हम्म मैंने इन द मनी पे डिप्लॉय किया, लेकिन उसकी थीटा वैल्यू जो टाइम वैल्यू हम कहते हैं हम्म वो डिटोरिएट हो रही है। ओके और एलियट वेव को हमें हाईली वॉल्यूम स्टॉक्स, जिसमें वॉल्यूम्स अच्छे खासे हो Okay. रहे हैं, और जो सर्किट वाले स्टॉक्स नहीं, मतलब Okay. हर 3% 5% पे सर्किट बार Okay. बार लग रहा है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। 15-20% वाले सर्किट वाले हाँ, चलते हैं। तो ये Okay. क्या फ्रीली ट्रेडेड मार्केट्स पे अप्लाई होता है बहुत Okay. सही तरीके से। सब Okay. फ्रीली ट्रेड मतलब ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल वे से यूज, मतलब नेचुरल टेंडेंसी होनी चाहिए स्टॉक Right. की टू फाइंड आउट द करेक्ट लेवल, Okay. तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो आशीष, आपने एलियट्स के बारे में बताया कि आप 5 लाइंस ड्रॉ करके फिगर आउट करते हो कि कैसे मार्केट का मूवमेंट आएगा। तो आप हाँ। प्रैक्टिकली ड्रॉ करके बता सकते हो मेरे को कैसे होगा ये? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही सिंपल है और मेरी ड्राइंग थोड़ी बच्चों वाली है, तो आप ध्यान रखना कि कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए कोई भी पैटर्न, जैसे कि मैंने कहा कि पैटर्न के फॉर्म में होना चाहिए, तो 5 वेव्स का जो मूव होता है वो इस तरीके से दिखता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था Okay. कि स्टॉक का प्राइस कहाँ से कहाँ है, Right. तो ये है 5 वेव्स मूव। इसे हम लेबल कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5। बहुत ही सिंपल है। और ये जब मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, इसमें आपको एक चीज ध्यान ये देनी है कि ये जो मूवमेंट है, वन मतलब मैंने कहा तो ये शुरुआत यहाँ से होती है Okay. और खत्म यहाँ पे होता है। Okay. इसे मैं पूरे को कह देता हूँ वेव 1। One. तो Okay. मतलब मुझे पता चल गया भाई मेरा एड्रेस क्या है। Okay. ये हो गया मेरा वेव 3 जो शुरू यहाँ से हुआ Okay. और खत्म यहाँ पे हुआ, ये थर्ड वेव है। Okay. और फिफ्थ वेव अकॉर्डिंगली शुरू यहाँ से हुआ, खत्म यहाँ Okay. हुआ। ये 5 वेव्स होने के बाद में हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड हो गया, Hmm. रिट्रेसमेंट 3 स्टेप्स में आता है, तो ए बी और सी, Okay. इसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट और करेक्टिव पैटर्न। Okay. तो एलियट वेव दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इम्पल्स पार्ट हो गया Okay. जिसे हम इम्पल्स पैटर्न कहते हैं, एक हो गया करेक्टिव पैटर्न। ये बस पैटर्न का नाम है, इससे आपको डरना नहीं है कि Okay. है क्या चीज। सिंपल है, कोई भी सीढ़ी चढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए आपको 5 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन होता है 3 Right. स्टेप्स में, वो होगा, और फिर 5 स्टेप्स आगे। ये बढ़ता रहता है, ये चलता रहता है हर टाइम फ्रेम, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम तो ये फ्रेम तक। इम्पल्स जो आपने बनाया है, जैसे जो 1 3 5 है वो ऊपर जा रहा है, तो इसका कोई रूल है कि 3 मेरी लाइन इतनी बड़ी होनी चाहिए, 1 इतनी बड़ी होनी बिल्कुल, चाहिए? क्या है बिल्कुल। वो एग्जैक्टली? तो जो रूल्स आप देखेंगे तो इम्पल्स के रूल्स होते हैं, करेक्टिव पैटर्न के रूल्स Okay. होते हैं, और रूल्स के हिसाब से ही काम करना है। और यही सबसे बेस्ट पार्ट है एलियट की, Okay. कि जब तक आप रूल्स अप्लाई कर रहे हो तो आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि बिना रूल के तो कोई मेथड अगर आप फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा ही नहीं। Okay. तो रूल क्या है, बहुत ही सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक रूल है बहुत ही सिंपल सा है Hmm. कि भाई ये जो वेव 3 आप देख रहे हो, Hmm. ये सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। Okay. तो मुझे पता है कि यार 3 सबसे छोटी नहीं होगी, मतलब
5 से बड़ी और 1 से बड़ी होगी, या Okay. तो दोनों से बड़ी होगी, या हो सकता है वेव 1 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो, Okay. लेकिन सबसे छोटी नहीं है। Okay. तो ये रूल के बेसिस पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। मैं एक और रूल आपको बहुत ही संक्षेप में बता देता हूँ कि भाई ये जो वेव 2 आप देख रहे हैं, ये पूरा पूरा 1 को रिट्रेस नहीं कर जाए। Okay. तो क्योंकि पूरा अगर रिट्रेसमेंट हो गया तो आप लॉजिकली सोचेंगे जहां से अपमूव शुरू हुआ था उसी पॉइंट को उसने पूरा रिट्रेस कर दिया। और अब टेक्निकली देखें तो सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो Okay. टेक्निकली सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो ये अलाउड ही नहीं है। Okay. एक और रूल है कि भाई फोर्थ वेव है जो 1 के अंदर नहीं आना चाहिए। Okay. अगर भाई मार्केट में स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, तो वापस से ही अपने पिवोट लेवल को ब्रेक क्यों कर रहा है? मतलब Right. कुछ तो गड़बड़ है। Right. तो एलियट वेव से आपको पता चलता है कि आपकी कौन से मेच्योरिटी ऑफ द ट्रेंड में हो। Okay. यहाँ पर अगर मुझे पता है कि यार मैं फिफ्थ वेव में बैठा हूँ जो इक्वल टू यूजुअली 1 होता है, जिधर फिबोनाची की Okay. गाइडलाइंस आ जाती Okay. है, तो मुझे पता है यार ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। Okay. और इस समय में सबसे मजेदार बात है, आपको आरएसआई पे डाइवर्जेंस दिख जाएगा। Okay. तो जो लोग आरएसआई यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा इंडिकेटर यूज करना है, लेकिन हमें प्राइस को Price. समझना है। और प्राइस के लिए एलियट काम आएगा। एलियट वेव, तो यहाँ मुझे पता है यार आरएसआई पे डाइवर्जेंस मिल रहा है, मुझे कैंडलस्टिक के ऊपर वहां पर हैंगिंग मैन दिख रहा है, Okay. मुझे वहां पर डबल टॉप बन रहा है, हम्म, तो मतलब मेरे सारे मेथड्स ऑलरेडी कंफर्म कर रहे हैं। हम्म, लेकिन एलियट वेव मुझे बता रहा है कि बॉस यहाँ से कितना रिवर्स होगा Right. और कहाँ तक जाएगा और कैसे जाएगा। तो ABC जो है उनके भी कोई ऐसे रूल्स है? बिल्कुल, तो एबीसी के पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि जिगजैग पैटर्न, फ्लैट, ये अलग-अलग पैटर्न्स हैं। Okay. और ये पैटर्न्स अगर आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप ट्रेड कर पाएंगे। तो ये तो मैंने बहुत ब्रीफ में बताया, ये समझने के लिए आपको करीबन 2-3 घंटे तो मेरे साथ आपको Okay. बिताने पड़ेंगे, तब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। Right. और ये बहुत ही सिंपल है, आपने अभी देखा जैसे स्कूल में ड्राइंग करते वैसे मैंने ड्रॉ करके आपको सिखा दिया, वैसे ही आप इसे सीख सकते हो। तो ये वेव्स बनाने के लिए क्या मुझे ट्रेंड लाइन आना जरूरी है? कैसे वर्क होगा वो? देखिए, ये बनाने के लिए आपको खाली पता होना चाहिए कि प्लॉट चार्ट करते कैसे। Okay. कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, Okay. आप ट्रेडिंग व्यू है या कोई भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज करिए जहाँ पे आप प्लॉट कर सकते हो Okay. प्राइस को। Okay. बस उतना आना चाहिए आपको, और कुछ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर ये सारी चीजें सीखने के लिए पहले का नॉलेज जरूरी नहीं है। तो कोई वेव आप स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल वेव 1 आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो आप कौन से कैंडल के कौन से पॉइंट से स्टार्ट करते हो? आप उसके हाँ। बॉडी से स्टार्ट करते हो, तो शैडो से स्टार्ट करते हो? वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक चार्ट पे ले चलूं, ठीक है। तो वहां से हम देख पाएंगे कि भाई इसे स्टार्ट करना कैसे, इसे किस तरीके से हम देख सकते हैं Okay. और कैसे अप्लाई कर सकते Okay. हैं। अभी ये है एक चार्ट बैंक निफ्टी का, Okay. जो मैंने आपको दिखाया है 1 आवर का चार्ट है, Okay. जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। Okay. अगर इस 1 आवर के चार्ट पे मैं देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ भाई ये लोएस्ट पॉइंट है। Correct. मैं यहाँ से वॉल्यूम को हटा देता हूँ जिससे थोड़ा सी आसानी हो जाए देखने के लिए। चार्ट पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, हम साथ में इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ से वॉल्यूम्स को हटा दिए Okay. जस्ट क्लैरिटी के लिए। हम्म, और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ओवरऑल यहाँ पर फॉल था Okay. और इसके बाद से राइज शुरू हुआ। Okay. तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लिया मैंने। Okay. अभी मैंने आपको चार्ट पे दिखाया 1 2 3 4 5, Correct. ठीक है। यही चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आ गया 1, Okay. यहाँ पर आ गया करेक्शन 2, हम्म, ये पॉइंट से ये पॉइंट आ गया 3, Okay. फिर करेक्शन आ गया 4 और ये आ गया मेरा Five. फिफ्थ वेव। Okay. और ये हो गया 1 2, 2 3. 3 4 और 5। सारे रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं। 3 सबसे छोटा हाँ, तो wave नहीं है। इसमें अलग अलग रूल्स है कि भाई 3 सबसे छोटा नहीं होना चाहिए, 3 सबसे छोटा नहीं है। दूसरा रूल है भाई वेव 2 पूरा रिट्रेस नहीं कर जाए, वो नहीं हो रहा। वेव 4 जो है वो इस एरिया में एरिया नहीं आना चाहिए, Correct. वो रूल फॉलोड है। Okay. और मजेदार की बात ये है कि फिफ्थ के बाद में हमें रिट्रेसमेंट या फॉल देखना चाहिए। और वो दिख भी रहा है और थोड़ा सा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि फिफ्थ के बाद में ऑलरेडी अगर आप ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही है। Okay. अगर आप आरएसआई लगाएंगे तो पक्की बात है आपको वहां डाइवर्जेंस दिख जाएगा। Okay. तो आपको वहां पर से पता चल रहा है, एक वार्निंग सिग्नल मिल गई कि Correct. यहाँ कुछ गड़बड़ है, मार्केट मैच्योर्ड है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है बैंक निफ्टी Okay. का। Alright. So for example जैसे हमने ये ड्रॉ किया, वैसे रिवर्सल का भी कोई हम ड्रॉ करके समझ सकते हैं कि ABC कर्व मेरे कैसे बन रहे हैं? बिल्कुल, तो इसी चार्ट को मैं एक काम करता हूँ, मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ Okay. आपको दिखाने के लिए कि भाई ये चार्ट फिर आगे अगर हम देखेंगे तो दिखता कैसे है। मैं यहाँ पर से सारे लेबल्स हटा देता हूँ Okay. और अभी मैं चलता हूँ आगे देखने के लिए इस चार्ट को
कि भाई यहाँ पर ओवरऑल फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद में हुआ क्या। ओके अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पॉइंट पे हमने फिफ्थ वेव को कंप्लीट Okay. किया और उसके बाद से पूरा पूरा रिवर्सल ट्रेंड, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ओके आप पूरा पूरा रिवर्सल ट्रेंड मार्केट में देख सकते हैं। ओके और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है फिबोनाची का पावर। ओके यहाँ पर ये जो इम्पल्स वेव ऊपर आई, इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं अगर लेता हूँ, ये पूरा पूरा रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ओके और देखिए ये रिट्रेसमेंट आके रुका कहाँ पर, 61.8% जो उसका मैजिकल नंबर है, जो गोल्डन रेशियो मैजिकल नंबर है। करेक्ट मार्केट आके बैंक निफ्टी आके वहीं पे रुका। ओके और बहुत सारे जन देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा गैप है। ओके और यहाँ पर गैप तो हुआ इस लेवल पे, हम्म। लेकिन हमें इंडिकेशन जो मिल गया था वो इस लेवल पे ही मिल मिल गया गया था था। कि गड़बड़ है, फिफ्थ कंप्लीट हो रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई है, राइट यहाँ से ओवरऑल ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और पूरा का पूरा नीचे का फोरकास्ट आप इस बेसिस पे कर सकते हो। तो आशीष, कभी ऐसा भी होता होगा कि मेरे सारे रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं, लेकिन देयर मस्ट बी ओकेजन्स जब ये रूल्स डिफाई कर गए, फॉलो नहीं हुए, हाँ, तो तब क्या करते हैं और क्या करना चाहिए? देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आपको समझनी है कि कोई भी चीज 100% श्योर शॉट नहीं है। ओके अगर आप यहाँ आए हैं ये ढूंढने के लिए कि मैं कभी लॉस करूँ ही नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, ओके तो आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ओके अगर आपने जो रूल अप्लाई किए, समझो वो रूल के बेसिस पे रूल फॉलो नहीं किया इम्पल्स पैटर्न में, इसका मतलब आप जो सोच रहे थे वो गलत था। ओके तो आपका जो इम्पल्स पैटर्न है वो करेक्टिव में टर्न हो गया ओके और आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ओके और स्टॉप लॉस भी आप वेव थियरी के हिसाब से आप एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टेक लेवल, सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। ओके तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि मुझे चार्ट के ऊपर प्राइस चाहिए ओके और मुझे कुछ भी नहीं होगा तो भी मैं बता सकता हूँ कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कैसे जा सकता है। राइट तो ये सारी चीजों से पता चलता है कि मेरा टारगेट लेवल्स डिफाइन हो गया, मुझे फिबोनाची के बेसिस पे पता चल गया मेरा रिट्रेसमेंट कितना आ सकता है, करेक्शन कितना आ सकता है। मतलब Right. जैसे कि मैंने कहा ये एड्रेस दे देता है मार्केट का, राइट और अगर आपके पास में एड्रेस है और आपके पास में जीपीएस है तो ट्रेड करना कितना आसान है। तो कुछ रूल्स है जो आप बता सकते हो कि ये मेरा टारगेट का रूल बन सकता है, ये मेरा स्टॉप लॉस का रूल बन सकता है? बिल्कुल। तो देखिए अभी जैसे कि मैं इसी चार्ट पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर से फिबोनाची फिलहाल हटा देता हूँ और वापस से हम देखते हैं कि कैसे इसी चार्ट के ऊपर हम रूल्स को फॉलो करके ट्रेड ले सकते हैं। ओके तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पूरा मूव, जहाँ पर यहाँ से अगर हमने शुरू किया, फिलहाल हमने काउंट किया था ये जो वाला ये लेग है, इसे वन वेव काउंट किया। ये लेग को हमने वेव 2 काउंट किया और बिल्कुल आप देखेंगे तो ये वेव 2 में भी 3 वेव्स में नीचे आया, करेक्ट जो ए बी सी है राइट, वो भी फॉलो हो रहा है। वो भी फॉलो हो रहा है, छोटे से टाइम फ्रेम पे भी फॉलो हो रहा है, Correct. 5 मिनट पे भी देख पाएंगे इसको। और यहाँ से जब ये शुरू हुआ ऊपर जाना, तो इस लेवल पे जब ये वाला लेग निकाल दिया तो यहाँ मुझे पहला एंट्री सिग्नल मिल गया, ओके दूसरा मेरा सिग्नल यहाँ पर बाय सिग्नल मिल गया। ओके तो यहाँ पर मैंने बाय किया, ये लो को मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ओके और यहाँ पर मैंने पिरामिड किया, पिरामिडिंग मतलब आपने बाय कर रखा है, आप उस पे और ऐड कर रहे हो, एवरेज अप हो गया बेसिकली। एवरेज अप हो गया एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैंने और पोजीशंस को ऐड कर दी, ठीक है तो मेरा स्टॉप लॉस आ गया। टारगेट के लिए वेव 3 यूजुअली फर्स्ट वेव का 1.618 टाइम्स होता ओके अगेन फिबोनाची है फिबोनाची। ओके तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो फिर से 1.618 टाइम्स का टारगेट मैं सेट कर दूंगा, तो करीबन इस लेवल के आसपास मेरा 1.618 टाइम्स का टारगेट भी आ रहा है, तो ऑफ वेव 1। ओके तो मतलब अगर आप देखेंगे, सोचने वाली बात ये है, यहाँ पर आपको करीबन 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है ओके और आपका जो टारगेट आ रहा है वो तो जाने दीजिए, अगर मैं बात करूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, 43,600 के आसपास से अगर आप देखेंगे तो और 4,000 पॉइंट 3-4,000 पॉइंट्स का टारगेट मिले, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही सुपर है। लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं मिलेगा, आपको 1:3 भी रिस्क रिवॉर्ड मिला तो भी चलेगा, लेकिन इस केस में आपको 1:10 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। तो इसमें मेरा कुछ टाइम फ्रेम डिसाइडेड है कि ये टारगेट मेरा इतने टाइम फ्रेम में अचीव हो जाए, या फिर मेरा तो यूजुअली ये माना जाता है कि जो थर्ड वेव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फास्ट, बहुत क्विक होता है। ओके तो जो फर्स्ट वेव ने टाइम लिया उससे कम टाइम में
ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। ओके तो फर्स्ट वेव के टाइम को मेजर कर सकते हैं भाई। अगर ओके फर्स्ट वेव ने मेरा 4 दिन लिया है तो गुंजाइश है थर्ड वेव का जो 1.61 ओके टारगेट है वो 4 से कम दिन में आ ओ जाए। तो मतलब आप टाइम के साथ, और अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो, हम्म सबसे ज्यादा जरूरी है मोमेंटम, हम्म और आपको ये पता होना चाहिए कब आ रहा है। ओके तो वो चीजें आपको एलियट वेव से पता चल ओके सकती है। सो फॉर एग्जांपल अगर यही सेटअप के साथ मैं कैश मार्केट में नहीं बट ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ तो आप क्या पोजीशंस लोगे यहाँ पे? तो ये सेटअप के साथ देखिए 2-3 तरीके से हम हम्म ट्रेड ले सकते हैं। पहली ट्रेड है सिंपल वनीला कॉल ऑप्शन बाय करना। ओके हमें यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जाके एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लो ओके या लिटिल इन द मनी कर लो। मैं यूजुअली आउट ऑफ द मनी अवॉइड करना इसलिए कहता हूँ क्योंकि टाइम हमारे फेवर में हमें नहीं नहीं होता, है राइट तो प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन लिटिल आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हो। ठीक है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऑप्शंस पे जाके कॉल ऑप्शन को बाय कर लूंगा, ओके और मेरा टारगेट स्पॉट प्राइसेस के हिसाब से मुझे पता है भाई बैंक निफ्टी जब 47,600 आएगा तो मैं वहां पर मेरा प्रॉफिट बुक करना है। ओके तो आप वहां बुक कर सकते हो। बल्कि ऑप्शंस में आप रोल ओवर कर सकते हो कि भाई स्ट्राइक प्राइस को नजदीक ले आए राइट तो आपकी प्रॉफिट लॉक हो गई, और फिर भी आप ट्रेंड में राइड कर दिए। करेक्ट तो बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे इस केस में। राइट अगर आप मार्केट्स की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना चाहते हैं और अपनी एक्यूरेसी रेट बढ़ाना चाहते हैं तो एलियट वेव्स के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने आशीष कयाल के साथ एलियट वेव्स पे एक पूरा एंड टू एंड कोर्स बनाया है जहां हमने एलियट वेव की थियोरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों ही कवर किए हैं। एलियट वेव्स के हर पैटर्न को हमने चार्ट्स पे अप्लाई करके समझाया है और आप इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बारे में भी बताया है। इस कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, आप जल्दी जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एक लास्ट चीज आशीष ये पर्टिकुलर सेटअप में आपको क्या लगता है कैपिटल डिप्लॉयमेंट में कैसे करूं? आप फॉर एग्जांपल इतना अच्छा मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड दिख रहा है सो क्या मैं मेरा पूरा कैपिटल लेके डिप्लॉय कर दूं या फिर शुड आई डू सम रिस्क मैनेजमेंट? देखिए सबसे पहली चीज जो मैं लोगों को हम्म कहता हूँ, अगर आपको सही ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना हम्म है तो आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली अपने कैपिटल को डिप्लॉय करना है। ओके जो ट्रेडिंग सक्सेसफुली जैसे मैं करता हूँ कि भाई अगर मेरा कैपिटल 100% है, हम्म उसमें से जो मेरी मेथड है वो 30-35% होगी। ओके जो मेरा रिस्क मनी मैनेजमेंट है हम्म वो 30% है। ओके मेरा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है हम्म वो 30-35% ओके है। और बाकी 3-4% लक तो लगे चाहिए। तो वो तो बिल्कुल चाहिए, हम्म लेकिन लक रैंडम होता है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट तो कोई भी चीज पे आपको 100% बैट नहीं करना। करेक्ट पहली चीज आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ओके भले ही मार्केट कितना भी कन्विंसिंग लगे, लेकिन रिस्क तो है, और रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क तो बनता राइट है लेना, लेकिन आपको कैपिटल डिप्लॉय उतना ही करना है जितना आप रिस्क लेने की एपिटाइट है। ओके तो पूरा कैपिटल नहीं डिप्लॉय करना है, क्योंकि अगर बाय चांस आप रॉन्ग हो गए या कोई ओवरनाइट इवेंट आ गया, आपकी पोजीशंस ओपन है, मार्केट गैप डाउन हो गया, तो आप क्या करोगे? तो आप नर्वस हो जाओगे। आप नहीं चाहते हो कि आप जब जो मैच खेल रहे हो उसके फर्स्ट बॉल पे ही डक आउट हो जाओ। करेक्ट तो आपको इनिंग्स में बने रहना है। तो देखिए कोई भी बैट्समैन की, मैं क्रिकेट का उदाहरण देता हूँ, कोई भी बैट्समैन का सबसे सही तरीका जो प्ले करने का होता है, उसे पता होना चाहिए उसका गोल क्या है, करेक्ट उसके पता होना चाहिए उसका टारगेट क्या है, और वो गोल के हिसाब से मैच में बने रहता है। राइट तो उसी हिसाब से आपको खेलना है। अगर आप 20-20 मैच खेल रहे हो तो आपको पता है आपको सिक्सेस मारने हैं राइट और जल्दी जाना है। लेकिन अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो तो हम्म आपको पता है आपको 5 दिन तक डटे रहना है। राइट तो मार्केट, स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल क्रिकेट की तरह है। आपको लाइफ टाइम तक इसमें डटे रहना है। राइट तो आपको पता है कि आपको टेस्ट मैच की तरह 1-2s भी लेना है, और आपको T20 की तरह जब मौका मिला तो सिक्सर भी मारना है। और वो सारी चीजें आप एलियट वेव के कॉन्सेप्ट को यूज करके देख सकते हो कि भाई जब फोर्थ वेव बन रहा है तो मैंने 1s और 2s निकाल लिए, मार्केट साइडवेज है तो मैंने ऑप्शन राइट कर दिया। लेकिन जब थर्ड वेव आ रहा है, जब फिफ्थ वेव आ रहा है, तो मैंने सिक्सर मारने की कोशिश की। राइट आप कोई ऐसा सिक्सर का एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे आपके पैटर्न्स एकदम राइट प्रिडिक्ट कर पाए और आपने बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाया वहाँ पे? बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं निफ्टी का इंडेक्स का एग्जांपल देता ओके हूँ, स्टॉक्स का तो मुश्किल होगा, क्योंकि स्टॉक्स पे बहुत सारे स्टॉक्स पे ट्रेड करता हूँ तो लेवल्स अलग अलग। निफ्टी पे जब इंडेक्स आया था 18,838 का लेवल, ओके देखिए मुझे वो लेवल भी नंबर बिल्कुल याद है। वो लेवल पे जब आया था इंडेक्स, वहां पर एक बहुत ही शानदार रिवर्सल बन रहा था। सारी चीजें सिंक में थी, मतलब आपके वेव पैटर्न देख लो आप, वहां पर एक अच्छा खासा खत्म होता है करेक्टिव पैटर्न दिख रहा था। उसके बाद रिवर्सल कैंडल, तो कन्विक्शन मन बोल रहा था यार 18,838 पे ही बाय कर लो, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था मेरे पास। ओके तो मैं थोड़ा वेट किया, ओके पेशेंस। तो वहां से जब निफ्टी निकल के वापस आया
18,900 18,950 क्रॉस किया, वो टाइम पे मैंने ट्रेड लेना शुरू किया, ओके, क्योंकि वहां पर मुझे एक कंफर्मेशन टेक्निक आ गई राइट, कि भाई मेरा स्टॉप लॉस मिल गया। ओके, हमेशा लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं मैं यहाँ बाय कर लूं, मैं वो सोचता हूँ मेरा स्टॉप कहाँ होगा। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव वहां पर बाय किया, और उसके बाद से शानदार 2000 पॉइंट का रैली हुआ निफ्टी में। हम्म, और आप मानेंगे नहीं, एक भी क्लोज वो 2000 पॉइंट में प्रीवियस लो के नीचे डेली चार्ट पे नहीं हुआ ओ, था। एक भी क्लोज प्रीवियस लो के नीचे हम्म, डेली चार्ट पे नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि वो मूव जो था 2000 पॉइंट का, वो इतना शानदार और इतने कम टाइम में आया। ये कौन से टाइम ईयर की बात कर रहे हो ये अभी 2024 में पूरा आप? पूरा ओके, मूवमेंट था, ओके, और वो बहुत ही अमेजिंग ट्रेंड था। 2023 से 2024 में ये शुरू शुरू हुआ था, ट्रेंड। राइट, वहां पर मेरे ख्याल से अक्टूबर के लास्ट वीक से ये चालू हुआ, और ओके, एग्जैक्टली जैसे जैसा सोचा वैसे वैसे वैसे, मार्केट ने बिहेव राइट। किया। ऐसे ही बहुत ओकेजन, कोई ओकेजन ऐसे भी रहे होंगे जहाँ आप सिक्स मारने गए और आउट हो गए हो, तो वो भी बताइए हमें। बिल्कुल होते हैं ऐसे, कि जब हम सोचते हैं कि यार यहाँ से तो बहुत अच्छा कन्विक्शन है, लेकिन मार्केट डायरेक्टली गैप हो जाता है। तो ओके, इसमें सबसे बड़ा रिस्क ओवरनाइट में गैप का है। ओके, गैप डाउन में क्या होता है, जब आप लॉन्ग पोजीशंस पे हो, डायरेक्टली मार्केट खुला ही 250 पॉइंट नीचे, ओके, वहां सबसे ज्यादा रिस्क है। तो वहां मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ कि भाई खुल गया 250 पॉइंट नीचे, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। ओवरनाइट इवेंट था, कोई न्यूज आ गया, कोई फेड का करेक्ट, इवेंट आ गया, करेक्ट, और ऐसा रिसेंटली हुआ था कि यूएस मार्केट खुला, यूएस मार्केट बंद हुआ डीपली 500 पॉइंट नीचे, निफ्टी खुला डायरेक्टली 250 250 पॉइंट नीचे। ओके, अभी या तो दो चीज आप कर सकते हो, या तो पैनिक हो जाओ और छोड़ दो, ये सब चलता नहीं है, या दूसरी चीज आप स्ट्रेटेजिकली सोचो, इस पोजीशन पे जहां नुकसान कर रहे हो उसको कैसे बचा सकते हैं। राइट, वो टाइम पे मैं जाके सिंपल चार्ट देखता हूँ, और देखता हूँ भाई अभी खुल तो यहाँ गया, इसके नीचे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूं, ओके, और मैं डायरेक्टली जाके 9:16 को स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल देता हूँ। ओके, वो लेवल पे अगर ट्रिगर हो गया तो जो लॉस कर रहे उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, ओके, लेकिन अगर सही रह गया तो पूरा का पूरा जो लॉस था वो रिकवर हो रिकवर हो जाता है। जाता है, करेक्ट, तो ये एक सिनेरियो है जहां पर नुकसान भी हुआ है, लेकिन जब अभी रिसेंटली गैप डाउन हुआ था, बच गया, क्योंकि उसके नीचे स्टॉप डाला और निफ्टी ने वहां से करीबन 600 पॉइंट की रैली कर दी ओके, तो 2 दिन में, तो 3 दिन स्टॉप में। लॉस हिट भी नहीं हुआ और आप आगे अब पूरा बढ़ गए, ट्रेंड बच ओके, गया। तो लेकिन क्या है, जब ट्रिगर भी हो गया तो ठीक है, राइट, आपको वो एक्सेप्ट करना है, वो राइट। लॉस को एक्सेप्टेंस नहीं आता है। तो आप जैसे फॉरेन न्यूज़ आप बोल रहे हो, फॉरेन मार्केट्स बहुत इम्पैक्ट करते हो ओवरनाइट ट्रेड्स को, सो आप कितनी न्यूज़ फॉलो करते हो, कौन से मार्केट्स को देखते हो बिफोर यू वेक अप एंड प्लेस योर ट्रेड्स एट 9:15 9:16? तो देखिए, मैं सबसे पहले तो खाली ये देखता हूँ कि क्या मार्केट में गैप डाउन होगा कि गैप अप। ओके, जो गैप होता है ना, वो नोवाइस ट्रेडर्स के कारण ओके, होता है, ओवरनाइट इवेंट के कारण होता है। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर्स है वो प्ले करना शुरू करते हैं जब मार्केट में ट्रेंड, और जब 9:16 बज जाता है उसके बाद। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है 10:15 की क्लोजिंग कैंडल मॉर्निंग की। ओके, तो 9:15 से 10:15 में जितनी भी न्यूज ओवरनाइट होगी ना, वो उस डाइजेस्ट हो जाएगी, ओके, ऑलराइट, और वो डाइजेस्ट होने का 10:15 से सही ट्रेड होना शुरू हो जाता है। तो ओके, एक तो मैं वो देखता हूँ। ओके, दूसरी, मैं कोई भी न्यूज पे कोई भी इवेंट के बारे में स्टडी करता ही नहीं। ओके, अब ओनली मैं खुद प्राइस, न्यूज चैनल पे आता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देखता हूँ कि भाई किस न्यूज के कारण मार्केट गिर रहा है ओके, या किस न्यूज के कारण मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूज तो बाद में आती रहेगी, और जो होना है वो पहले ही हो जाता है। ऐसे ओके, बहुत सारे ट्रेडर्स के बारे में मैंने पढ़ा है, और मैंने ये देखा है कि सबका कहना एक ही है, आपका फोकस होना चाहिए आपके पैटर्न पे, आपकी स्ट्रेटजी पे, और बाकी जो इवेंट्स हो रहे हैं वो तो वैसे भी इम्पैक्ट करते ही रहेंगे। राइट, अगर आप उस पे फोकस करके ट्रेड लोगे तो आप बहुत लेट हो जाओगे। ओके, तो मैं न्यूज नहीं देखता। अगर संक्षेप में, इन शॉर्ट, मैं न्यूज नहीं देखता हूँ। ओके। मैं जब ट्रेड करता हूँ मैं चार्ट को देखता हूँ, क्योंकि चार्ट नेवर लाइज। तो ऐसा कोई जैसे बजट का दिन है, तो बजट के दिन भी आप न्यूज़ देखना अवॉइड करते हो? नहीं, बजट के दिन मैं न्यूज देखता हूँ कि भाई मेरे टैक्स में कितना बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट, अगर मैं क्या फर्क पड़ रहा है। करेक्ट, बजट का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी हुँ, हाल ही में जो हुँ, बजट था, हुँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, कि बजट के पहले मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। हुँ, ये सोच के कि फर्स्ट को जब बजट आएगा तो बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा। इनफैक्ट बजट वाले दिन सबसे कम मूवमेंट निफ्टी ने किया। ओके, मूवमेंट ही नहीं था, हार्डली कोई मूवमेंट हुआ 100-200 पॉइंट का निफ्टी के ऊपर। बजट के नेक्स्ट डे निफ्टी ने 400-500 पॉइंट की मूवमेंट कर दी। ये कैसे हुआ? तो
यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इवेंट के कारण आप ट्रेड लेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन अगर आप चार्ट पे देख के ट्रेड लेंगे ओके। तो पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि आप कोविड का जो फॉल था 2020 हम्म। में, कोविड का फॉल था 2020 में, कोविड 1 आया था मार्च 26 को, लो बना निफ्टी का। हम्म। वहां पर एक वेव कंप्लीट होनी थी और वहां से शुरू हुआ अप ट्रेंड। ओके। बल्कि पूरा पूरा राइज 2020 में जो आया मार्च के बाद में, वो कोविड वेव 2 में आया। ओके। और कोविड वेव 2 कोविड वेव 1 के सामने बहुत ज्यादा इंटेंस था। ओके। उसके बाद भी मार्केट रैली करना शुरू कर दिया और चलता चला गया। तो अगर आप कोविड वेव 2 के चक्कर में बैठे रहते, बहुत सारे जनों ने वहां निवेश नहीं किया हम्म। और पूरा ट्रेंड मिस कर दिया। हम्म। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपको देखना कि आप न्यूज इवेंट को देखें, बजट को देखें, लेकिन उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग ना करें। डिसीजन मेकिंग चार्ट को देखें, प्राइस पैटर्न को प्राइस को देखें, देख। एलियट वेव पैटर्न को देखें और फिर डिसाइड करें। तो एलियट वेव, मैं प्रिटी श्योर हूँ कि आपने हर बार अपनी स्टडी में या फिर ट्रेड्स में एलियट वेव तो यूज़ किया ही है, लेकिन लोग कहते हैं कि एलियट वेव्स नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस से डिफरेंट है। तो हाँ, क्यों ऐसा है कि वो डिफरेंट है, और क्यों हम उसको ऐसा मानते हैं कि ये अलग अलग चीज़ है दोनों? देखिए मैं ये नहीं मानता कि ये टेक्निकल एनालिसिस से अलग है। ओके। मैं कहता हूँ ये टेक्निकल एनालिसिस ही है। ओके। अगर आप डबल टॉप पैटर्न की बात करते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी है, एलियट वेव में अगर फिफ्थ वेव थर्ड के टॉप पे जाके रुक गया और रिवर्स हो गया तो डबल टॉप बन गया। राइट। अगर आप रिवर्सल नीचे की बात करें तो जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो भी एलियट वेव में कैप्चर होते हैं, दिखते हैं, क्योंकि नीचे से जब रिवर्सल हायर हायर लो बन रहा है तो एलियट वेव है। अगर अब मैं बात करूं, जब मार्केट लोअर है, लोअर लो डाउ थियरी के हिसाब से बना रहा है, राइट। तो यहाँ पर एबीसी करेक्शन आ रहा है। तो जो चीज आप ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस पे कर रहे हो, इसे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक वे में डिफाइन किया गया है। ओके। तो अलग नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके। और आप एलियट वेव अगर यूज करें तो आप ऑलरेडी नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हो बाय डिफॉल्ट। ओके। बस पता नहीं चलता है कि आप कर रहे हो। एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली। सो हम ये पॉडकास्ट के थ्रू ये तो हम जान पा रहे हैं कि आशीष को एलियट वेव्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। सो हमने आशीष के साथ एलियट वेव्स पे कोर्स भी बनाया है। मैं चाहूँगा आशीष आप थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताइए कि एग्जैक्टली आपने क्या क्या कवर किया है और क्या क्या बिल्कुल हमारे व्यूअर्स पढ़ सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, देखिए एलियट वेव के ऊपर जो कोर्स हमने बनाया है हम्म। वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे से बना है। हम्म। क्योंकि बहुत सारे जन, आप मानेंगे नहीं, मैं करीबन 15 साल से सिखा रहा हूँ और बहुत सारे जन का क्वेरी होता है, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए इतना चैलेंज क्यों था, क्योंकि एक तो इंडियन एग्जाम्पल्स नहीं थे, ओके। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई ओके। करना है वो पता नहीं था, हम्म। सॉफ्टवेयर इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थे। करेक्ट। तो ये कोर्स में मैंने बहुत ही सिंपल वे से एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यूज करके, थियरी के साथ, कि भाई अगर आप थियरी में ये पैटर्न देख रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया इम्पल्स पैटर्न, हम्म। उसको मैं चार्ट पे कैसे ट्रांसलेट करूं, उसको राइट। चार्ट पे किस तरीके से देखूं। मैं अगर जिगजैग पैटर्न देख रहा हूं तो उसको चार्ट पे कैसे देखूं। राइट। तो थियरी के साथ चार्ट पे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया। तो उस तरीके से जब सीखते हैं तो सीखना बहुत आसान हो जाता है, वो डिफिकल्ट नहीं होता। एक 10 साल का बच्चा भी, जैसे आपने क्वेश्चन किया था, वो भी सीख सकता है अगर इस स्टॉक मार्केट में कुछ ट्रेड ओके। करना चाहे तो। और एलियट वेव्स के लिए जैसे आपने कहा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो कितना प्रैक्टिस इंसान को करना चाहिए ताकि थोड़ा परफेक्शनिस्ट हो जाए आपके जैसे? देखिए परफेक्शनिस्ट तो मैं भी नहीं हूँ, ओके। क्योंकि मार्केट हमेशा हमें इम्परफेक्शनिस्ट ही रखता है। राइट। जब हम सोचते हैं 100% ऐसा होगा, मार्केट कुछ अलग कर देता है। राइट। तो लेकिन हाँ, मास्टरी करने के लिए इस सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस, ये ऐसा है, अगर आपको मैं पूछूं कि भाई आप स्कूल में जब वर्ड्स बनाना शुरू कर रहे थे, आप कब सेंटेंस बनाना चालू कर दोगे, आपको राइट। पता नहीं। जब पहली बार आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आपको लगता है क्लच है, स्टीयरिंग है, एक्सीलरेटर है, कितनी सारी चीजें, गियर है, कैसे ध्यान रखें। लेकिन जब आपने चलाना सीख लिया तो इंट्यूटिवली आप उसे गाड़ी चला सकते हो, फोन पे भी राइट। बात कर रहे हो, सारी हाँ, चीजें हाँ। कर रहे हो। लेकिन एलियट में वैसा ही है, एक बार अगर आपने सीख लिया, आपने करना शुरू कर दिया, तो आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्राइस बिहेव कर सकता है, खाली चार्ट को देख के, खाली प्राइस को देख के। और इसे सीखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट इज वो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो करने के बाद में आप सिंपल वे से ट्रेड निकाल सकते हो। ओके। और इसके साथ आप कोई ऐसे शॉर्ट शॉर्ट इंडिकेटर्स है जो आप यूज करते ही करते हो, जैसे आपने एलियट वेव्स में पैटर्न ढूंढ लिए,
तो आप एक और इंडिकेटर साथ में हमेशा अपने साथ लेके चलते हो, ऐसा कोई पैटर्न है या इंडिकेटर है? बहुत ही ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है, Okay. लेकिन अगर मैं बात करूँ आरएसआई की, ओके। तो आरएसआई इतना कॉमनली यूज है और सबको आता भी है, हम्म। तो आरएसआई आप अप्लाई कर दो। राइट। फिफ्थ वेव और थर्ड वेव में डाइवर्जेंस होता है ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आरएसआई पे मोमेंटम कम होना चाहिए, हम्म। तो मतलब आप ये भी फोरकास्ट कर सकते हो कि कब डाइवर्जेंस आएगा। ओके। तो उससे मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है, एक सेकेंडरी कंफर्मेशन हो गया कि भाई यहाँ डाइवर्जेंस भी है, ट्रेंड लाइन लगा दी, वो ब्रेक हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप कंबाइन कर सकते हो, आरएसआई, ट्रेंड लाइंस है, Got it. चैनल्स है, फिबोनाची है, ओके। इन चीजों से कंबाइन कर सकते हो। सो आशीष, बेस्ड ऑन अ स्टडीज ऑफ एलियट वेव्स, आप उसके साथ और इंडिकेटर्स कंबाइन करते हो, हाँ। तो आई एम प्रीटी श्योर आपने एक नॉलेज गेज किया होगा कि अभी मार्केट्स का मूवमेंट कैसा हो सकता है इंडियन मार्केट्स हाँ। का। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए आप हमें कुछ बता सकते हो कि एज वी आर रिकॉर्डिंग ऑन 21 फरवरी, कैसा हाँ। आपको लग रहा है मार्केट कैसा मूव कर सकते हैं यहाँ से? देखिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर में हैं, ओके। 2024 ओके। इलेक्शंस होने वाले, राइट। और वोलेटिलिटी तो बहुत ही बढ़ने वाली है। राइट। और मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर मैं इन डिटेल बोलूँ थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से, आई थिंक दिस इज द मदर ऑफ द बुल मार्केट। ओके। जो लोग याद रखेंगे ओके। कि भाई ये रैली, ऐसी रैली आज तक देखी नहीं है, ओके। तो ये लेकिन लॉन्ग टर्म हो गया, इमीडिएट नहीं। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के थोड़े पहले करेक्शन आएगा, फिर इलेक्शन के साथ साथ रिजल्ट्स तक रैली होगी, और फिर शायद हम 3-4 महीना एक कंसोलिडेशन करेक्शन मोड में जा सकते हैं। उसके बाद आएगी फिर से एक लंबी अच्छी तेजी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फरवरी 2025 से आएगी। तो ये जो ओवरऑल मूवमेंट मैं आपको बता पा रहा हूँ, मैं इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ इतने एक्यूरेटली, क्योंकि मेरे को पता है कौन से वेव में हम चल रहे हैं। राइट। तो कौन से वेव के हिसाब से कहाँ तक मूवमेंट आएगा, उस हिसाब से मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल लंबी अवधि से मदर ऑफ बुल मार्केट है। राइट। शॉर्ट टर्म में करेक्शन पॉसिबल है, इलेक्शन के पहले फिर से तेजी आएगी, और बाद में फिर हम शायद 3-4 महीने की करेक्शन। आपने अपनी बुक में भी कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स, प्रेडिक्शंस किए थे जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए थे कि अब तेजी आएगी और हाँ। फिर इतने टाइम पीरियड के लिए हाँ। मंदी आएगी। तो आप अपनी वो बुक के बारे में बता सकते हो ताकि व्यूअर्स अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ पाए वो बुक के बारे में? बिल्कुल। तो मेरी बुक है इफेक्टिव ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। ओके। और मजेदार बात यह है कि मैंने लिखा था, ये बुक को 2 साल लगे थे लिखने को, ओके। और लॉन्च हुई कोविड 2020 के अक्टूबर महीने में। ओके। और उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस है, एलियट वेव है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, और इंडियन चार्ट्स के हिसाब से एग्जांपल्स दिए ट्रेड सेटअप के साथ। ओके। तो वो है बुक से पढ़ना। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप वीडियो देख के अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, करेक्ट। और फिर बुक अगर आप रिफर करेंगे ओके। तो वो बाइबल की तरह एक्ट करती है, राइट। कि भाई जो पॉइंट मिस हो गया वो बुक से समझ में बहुत क्विकली आता और है। नोट्स भी बन जाता है आपके नोट्स बन जाता है, बिल्कुल। तो दोनों को साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। लास्ट क्वेश्चन आशीष, विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। इंडियन मार्केट्स को लेके आप लॉन्ग टर्म में कितना बुलिश हो कि इंडियन मार्केट्स कैसा परफॉर्म करेंगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए? देखिए मैं तो कह रहा हूँ ये तो शुरुआत है मदर ऑफ बुल मार्केट्स की। मेरा जो पहला टारगेट है निफ्टी पे वो है 32,000 का, ओके। और वो बहुत ज्यादा इरेशनल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने एक रिसर्च लिखी थी 2013 के साल में, जुलाई 2013 में। ओके। तभी सेंसेक्स चल रहा था करीबन 17-18 हजार लेवल पे। ये शायद आपकी बुक में भी है, मैंने देखा है ये। हाँ Correct. बिल्कुल। और फोरकास्ट किया था मैंने सेंसेक्स जाएगा 61,000 ओके। बाय द ईयर 2021। ओके। सेंसेक्स ने पहली बार 61,000 का आंकड़ा टच किया अक्टूबर 2021 में। 8 साल पहले एक टारगेट दिया था 18,000 से 61,000 थ्रू एलियट वेव्स। थ्रू एलियट। ओके। दूसरा था बैंक निफ्टी पे। ओके। बैंक निफ्टी चल रहा था 2013 के साल में करीबन 12-13 हजार के आसपास, और टारगेट दिया था 40,000 का। वहां से अगर आप कोई सोचेंगे तो लोग बोलते थे ये कुछ भी लिख रहा है, लेकिन चार्ट के बेसिस पे, एलियट वेव के बेसिस पे वो दिख रहा था। और अक्टूबर 2021 में बैंक निफ्टी ने 40,000 का आंकड़ा टच किया। तो ये चलता है। तो इसी बेसिस पे, यही वेव टेक्निक्स के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ यहाँ से 32,000 का आंकड़ा निफ्टी टच करेगा, 1,08,000 का लेवल सेंसेक्स टच करेगा, और वो जल्द ही होगा यहाँ पर 2027-2028 के पहले। तो जो लोग ने मार्केट में पैसा डाला हुआ है वो लोग बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच आशीष, इट वाज वंडरफुल हैविंग दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज माइन। ऑल राइट। थैंक यू।